प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ एक दफ़ा फिर कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। पाक अमेरिकन रिलेशनशिप के हवाले से जो सवाल आपके जहन में है वो भी आप कर सकते हैं। सेठी साहब, सबसे पहले तो ये इंटरव्यू आपने किया रिचर्ड हॉलब्रूक का, एक बात मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि वैसे हम इस तरह उल्टा शुरू करते हैं कि ये अफगानिस्तान के बारे में आपने उनसे पहले सवाल पूछा, वो पाकिस्तान की बात करने लग पड़े। फिर आपने कहा कि आप अफगानिस्तान को किस तरह देखते हैं इन द डेज टू कम, तो उन्होंने कहा इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के ऊपर आ गए, तो कोई बात नहीं की। आपने तो अपना जवाब खुद ही दे दिया ना। नहीं, क्यों नहीं? वो कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, वो नहीं बात करना चाह रहे थे, उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। एक वो इतना आसान नहीं है ना वो सवाल का जवाब देना, और मेरा ख्याल है आजकल तो और भी मुश्किल हो गया कि उन्हें खुद नहीं पता कि ये कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से हल करेंगे, और अगले 18 महीने में होगा क्या। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो उधर जाना नहीं चाह रहे थे। दूसरी बात ये कि वो अपनी गवर्नमेंट का भी तो प्रोपेगेंडा कुछ करना चाह रहे थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ये तो मौका लेके पाकिस्तान बताऊं पाकिस्तान के अवाम को कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा चले थोड़ी सी ढील दे देते हैं, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। तो मगर जब वापस आया तो उन्होंने कहा जी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मगर आपने देखा बाद में भी मैंने उनसे ये पूछा कि ये हिंदुस्तान और ये सारा कुछ अफगानिस्तान में किस किस्म का अफगानिस्तान, न्यूट्रल अफगानिस्तान भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, अफगानिस्तान को प्रो पाकिस्तान होना चाहिए। तो फिर उन्होंने फिर इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा तबसरा किया कि हाँ हिंदुस्तान भी है अफगानिस्तान में। फिर उन्होंने कोशिश की कि नहीं इतना अहमियत नहीं है हिंदुस्तान की। तो मैंने कहा नहीं, वहाँ तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी इंडिया ट्रेन कर रहा है और इंडियन फुटप्रिंट बहुत बड़ा है और $1 अरब से ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिए। तो फिर उन्होंने कहा हाँ ऐसे है, मगर ये होना नहीं चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को, तो मरहम पट्टी की। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नवाज साहब भावल नगर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहिद साहब सवाल कीजिएगा। सर मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, नजम सेठी साहब ने एक अहम सवाल कि ड्रोन हमलों के बारे में अमेरिकन क्या पॉलिसी है और क्या आया इसको ये रोकना चाह रहे हैं या नहीं। और दूसरा, पिछले दिनों हॉलब्रूक साहब ने इनविटेशन की थी हमारे सियासतदानों को, कुछ बुलाया था और उनको झाड़ पिलाई थी कि आप हमारा चंदा भी देते हैं और फिर हमारे पर बातें भी करते हैं। तो काइंडली इस हवाले से अगर उनसे बात हुई है, टाक हुई है तो ठीक है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपकी बात समझ आ गई। सेठी साहब सवाल आपने सुन लिया। मैं बता दूं कि ये 40 मिनट की इंटरव्यू प्लान की गई थी। तो जब मैं वहाँ पहुंचा और वो हमें पफिंग वफिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं 40 मिनट नहीं, सिर्फ 20 मिनट है, क्योंकि पीटीवी वाले आ गए और बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान हुकूमत से कि एक पीटीवी को भी इंटरव्यू दें। तो मेरे पास बहुत से और सवाल थे जिसमें ये ड्रोन शोज की भी बात थी, फिर मुझे वो कट करना पड़ा। अब पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ड्रोन के बारे में भी मेरा ख्याल है आप पाकिस्तान की आवाम को साफ बात कर हमें साफ बात कर देनी चाहिए। हुकूमत तो नहीं करती, नहीं हुकूमत तो कर नहीं सकती ना, बिकॉज आवाम का जो जज्बा है वो तो नजर आता है ना। आवाम कहती है बंद करें ये सारी ड्रोन अटैक्स, मगर मैं आपको अंदर की बात अब बता दूं, और ये जो बात मैं करने वाला हूं ये 100% सही है। पहली बात यह कि मुशर्रफ के दौरान ये ड्रोन्स के ऊपर बातचीत हुई थी और मुशर्रफ हुकूमत ने ये कहा था, इन्होंने कहा था हमने ड्रोन्स इस्तेमाल करने। हमारी पोजीशन ये थी उस वक्त कि ठीक है करें आप, मगर हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे। तो हम पब्लिक में यही बयान देंगे कि ये बड़ी बुरी चीज़ है, ये बड़ी बुरी चीज़ है, इसको बंद करें बंद करें बंद करें, मगर अगर आपने करना है तो आप करें। ये एक अनरिटन रूल एस्टैब्लिश हो चुका था। जब मैं अमेरिकनों से बात करता हूँ वो कहते हैं यार हमें तो खुली छुट्टी मिली हुई, पहले से मिली हुई, तो ये आपकी हुकूमत को ये करना पड़ता है क्योंकि आपकी आवाम नाराज होती है, मगर हमें इजाज़त है। इसीलिए आपने देखा कि हमने आज तक कभी इस किस्म की बयानबाजी नहीं की या धमकी नहीं दी कि हम ड्रोन को उड़ा के रख देंगे, नहीं आने देंगे। आपको पता अगर हम चाहें तो एक ड्रोन नहीं उड़ सकता। हाँ जी, वो हमारे अंदर की बात ये है कि ये दोगली हमारे एयरफोर्स चीफ ने कहा था। बिल्कुल। तो मैं ये आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, और ये मिलिट्री ने ये शुरू की थी और ये आज की हुकूमत और आज की मिलिट्री मुलव्वस है इस डिसीजन में। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हमारी आवाम के साथ धोखा हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अब तो पहले तो हम ये कहते थे ना कि ड्रोन्स जो हैं अगर इस्तेमाल हो ही रहे हैं तो बैतुल्लाह के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा। यही था ना कि पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं करते, हमें वो तकलीफ दे रहे हैं। तो अब आपने देखा उन्होंने बैतुल्लाह के खिलाफ भी इस्तेमाल किया, अब हकीमुल्लाह के खिलाफ भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ भी कर रहे हैं, और आपकी हुकूमत की तरफ से कोई ऑब्जेक्शनेबल आवाज नहीं आई, ना ही आपकी फौज की तरफ से आई। सियासी बयान आते हैं। कामरान साहब हमारे साथ। नहीं, ये तीसरा पॉइंट बहुत अहम है। इसका ड्रोन्स का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी आवाम के लिए। हमारा इश्यू इस वक्त ये है कि देखें यार ये ड्रोन्स, आप अगर पाकिस्तान की आवाम को हमने गोली देनी तो कम से कम ये मान जाएं कि ये आपकी हुकूमत और हमारी हुकूमत के जॉइंट कंट्रोल में, ताकि हम अपनी आवाम को ये गोली दे सकें कि नहीं हमारी सॉवरेनिटी वायलेट नहीं हो रही है, अमेरिकन ड्रोन्स हैं मगर हमारे कमांड में है, ये जॉइंट कमांड में। गोली देने वाली बात है।
तो ये सारी गोली देने वाली बात है। ड्रोन्स की इजाजत मिली हुई अमेरिकनों को, अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। गालबन एक चीज के ऊपर इजाजत नहीं मिली, और वो क्या है उसके ऊपर आप याद रखिएगा, मैंने आपको ये बताया था, वो ये कि ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं होंगे बलूचिस्तान में, ड्रोन्स उस इलाकों में नहीं होंगे जहां पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि मिलिट्री की तरफ से भी और हमारी हुकूमत की तरफ से भी ये कॉन्स्टेंटली बात आती है कि क्वेटा शूरा को टारगेट नहीं किया जाएगा, बलूचिस्तान में ड्रोन्स नहीं आएंगे, बाकी हर जगह पे खुली छुट्टी है। जी, कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है। जी कामरान साहब। जी मनीष साहब, मैं आपसे और सेठी साहब से यही क्वेश्चन करना चाहता हूं कि ये मीडिया में कुछ ये सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में कुछ ये डीवीडीज फिर रही हैं, लोगों ने देखी भी हैं, कोई टीवी एक चैनल भी दिखा रहा है, तो पीपल वांट टू नो कि क्या हकीकत है। एक दफा नजम साहब ने नाइट्स ऑफ माल्टा के एसोसिएशन बताई थी विद ब्लैक वाटर, तो ये इस पे थोड़ा सा ये मेसन्स और ये इनके ऊपर ये इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि होलब्रुक साहब के बारे में यहाँ पे लोगों को पता है कि उनका रोल कोसोवो में एक दो सिटीज के ऊपर जो जेनोसाइड हुई थी उसमें इतना अच्छा नहीं था, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जी एक पुराना सवाल कॉलर का रह गया था, वो ये कि इन्होंने अब आके हमारे सियासतदानों से बात की और झाड़ पे लाई है। हाँ, झाड़ भी दी और कहा कि एक तरफ आप हमें वो पूरी आप वो उसको एक सवाल का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, उस पे फौजिया वहाब का भी स्टेटमेंट है, वो भी मैं सुनाना चाहूंगा। पहले इस सवाल का कामरान साहब। तो ये एक्चुअली हुआ ये कि मेरे प्रोग्राम के बाद उस वक्त यहाँ ब्लैक वाटर मौजूद थे, मैंने खतरे बताया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है ब्लैक वाटर के साथ, ये उसकी हिस्ट्री और इसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाए और कानून साजी की जाए। ये मेरा उस वक्त तजवीज़ थी, क्योंकि मुझे खदशा था कि ये आगे जाके गड़बड़ हो सकती है, और वही हुआ आपने देखा। अब सूरत हाल क्या है, अमेरिका ने एक्चुअली ब्लैक वाटर के लोगों को विड्रॉ कर लिया। दो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक ये कि ब्लैक वाटर अब ब्लैक वाटर के नाम से ऑपरेट नहीं कर रहे, वो एक्सई के नाम उन्होंने अपना नाम बदल दिया। कुछ ऑपरेशंस उन्होंने एक्सई के नाम पे, जैसे यहाँ लोग दो तीन कंपनीज बना लेते हैं, डायरेक्टर्स वही रहते हैं, अगर बिडिंग करनी हो ना तो भाई आधा इधर ले लेते आधा उधर ले लेते, तो इन्होंने भी ब्लैक वाटर ने भी यही किया। दूसरी चीज ये कि जब यहाँ पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा शदीद तरीके से एंटी अमेरिकन होने लगा और ब्लैक वाटर की बात शुरू हुई, तो उन्होंने एक नई कंपनी है, नई नहीं है पुरानी कंपनी है, मगर वो भी एक नंबर 2 या नंबर 3 कंट्रैक्टर थी, डिनकॉप, उनको उन्होंने ज्यादा ठेके देने शुरू कर दिए। अब सूरत हाल ये है कि हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, मगर ये हो सकता है कि अभी भी यहाँ ब्लैक वाटर के लोग किसी और थर्ड कंपनी या छोटी कंपनी या किसी और के नाम पे ऑपरेट कर रहे हो, मगर ब्लैक वाटर और एक्स की डायरेक्टली उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन रिमूव कर ली है कि कोई इस किस्म की एविडेंस ना मिले। सेठी साहब, यहाँ पर हमें एक ब्रेक भी लेनी है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करता चलूँ इसी इंटरव्यू के हवाले से जो कि आपने होलब्रुक का किया, कि पाकिस्तान की अंदर मुख्तलिफ जो आ रही थी बातें कि कुछ अमेरिकन एम्बेसी के लोग अनमार्क्ड कार्स के अंदर फिरते हैं, उसमें एम्बेसडर होलब्रुक ने कहा कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री ने एग्री किया है इस बात से। तो फिर अगर फॉरेन मिनिस्ट्री ने एग्री किया है तो ये बात फिर क्यों नहीं कोऑर्डिनेट की गई, क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि इन लोगों को ना रोका जाए? तो इतनी जो उस वक्त अप्रोर क्रिएट हो जाता है कि ये अमेरिकन को पकड़ लिया और गाड़ी अनमार्क्ड है, कोई नंबर प्लेट नहीं है और वो तलाशी भी नहीं देना चाह रहे। ये वही ड्रोन्स वाला मसला है, बिल्कुल ड्रोन्स वाला मसला है। एक तरफ इस मुल्क में एंटी अमेरिकनिज्म, दूसरी तरफ आपकी अफवाज और आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपकी हुकूमत और आपकी लीडिंग ऑपोजिशन, दे ऑल वांट द अमेरिकन्स हियर, दे वांट अमेरिकन मनी, दे वांट अमेरिकन वेपन्स, सीधी सी बात। अब दिस इज द डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट। कैसे? इसीलिए फॉरेन ऑफिस, आप फॉरेन ऑफिस को कहें ना कि ये होलब्रुक ने ये कहा है, आप क्लैरिफिकेशन दें, बताएं इसके बारे में, तो फॉरेन ऑफिस कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, साफ बात नहीं करेगा। एक्चुअली अमेरिकन सही कह रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन है, ये सही कह रहे हैं कि हर हुकूमत को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी बता दिया गया है कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमारी गाड़ियां जो है वो दूसरे नंबर प्लेट्स लेके फिरेंगी। अगर CC-CD नंबर प्लेट्स होंगी तो टारगेट बन जाएगा कि ये डिप्लोमेट्स की कार है। ऐसे नहीं पता चलता इसमें अमेरिकन है या कोई और है। मगर साथ साथ एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि अगर आपको पता चल जाए कि ये अब अमेरिकन अनमार्क्ड कार्स में जा रहे हैं तो शायद वो भी टारगेट होनी शुरू हो जाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, इसको हाईलाइट नहीं किया गया। मीडिया, कुछ मीडिया को पता है, कुछ मीडिया को नहीं पता, चल रहा है। शेरी साहब, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। पाक अमेरिका जो रिलेशनशिप है इसके हवाले से आपको सवाल है तो ज़रूर कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, हमारे साथ रहिएगा।